चलिए आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है ना, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के बारे में बात करते हैं तो किस किस माध्यम से यहाँ पर जो है वायरसेस का ट्रांसमिशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर है कीट वाहकों के द्वारा बाई इंसेक्ट वेक्टर। ठीक है, बाई इंसेक्ट वेक्टर मतलब इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ये जो होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, वाहित होते हैं, है ना। कुछ कीट जैसे कि एफाइड्स हो गया, लीफ हॉपर हो गया, श्वेत मक्खी हो जाता है जिसको व्हाइट फ्लाई कहा जाता है। तो ये सब जो होते हैं वो आदि पौधे के रस को चूसकर अपना भोजन जो है वो ग्रहण ये करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। अतः इस रस के साथ विषाणु जो होते हैं कीटों के शरीर पर पहुंच जाते हैं, और जब ये कीट अन्य पौधे के रस को चूसते हैं, ठीक है, तो उन पौधों में भी, है ना, जो वायरस का जो संक्रमण है वो हो जाता है। इसके बाद देखते हैं बीजों के द्वारा, सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली एवं कुकुरबिटेसी फैमिली के जो सदस्य जो प्लांट्स होते हैं, है ना, पौधों में जो अधिकांश जो मोजैक वायरस होते हैं का संक्रमण बीजों के द्वारा ही होता है। जो मोजैक डिसीज के जो वायरसेस होते हैं इनका संक्रमण अधिकता में किसके द्वारा होता है, तो बीजों के द्वारा होता है, क्योंकि बीजों में ही क्या उपस्थित रह जाता है, ये वायरस उपस्थित रह जाते हैं, जिसके कारण ये संक्रमण होता है बाई कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के द्वारा। ठीक है, संपर्क के द्वारा, है ना। जब किसी पौधे को कोई वायरल डिसीज है और अन्य पौधा भी उसके संपर्क में आता है, या कोई भी पदार्थ उसके संपर्क में आता है, तो वहां से ये दूसरे पदार्थ में या दूसरे पौधे में, है ना, ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, और दूसरे पौधों को ये भी रोग से संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर है बाई पोलेन ग्रेन। ठीक है, ये एक रोग ग्रसित पौधा है, और उसका जो पोलेन ग्रेन है वो पोलिनेशन के लिए जब दूसरे प्लांट में जाता है, तो पोलेन ग्रेन भी क्या होता है, यहाँ पर इन्फेक्टेड होता है वायरस के द्वारा। जब ये वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होता है और पोलिनेशन की क्रिया के लिए दूसरे प्लांट के जो पुष्प होते हैं वहां तक पहुंचता है, तो ये दूसरे प्लांट को भी क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। रूट के द्वारा, है ना, जड़ों के द्वारा भी क्या होता है, इसका जो संक्रमण है वो होता है। इसमें देखते हैं तो विषाणुओं का संक्रमण जड़ों के माध्यम से भी होता है, जैसे गेहूं का पीला मोज़ोइक डिसीज। ठीक है, गेहूं में जो पीला पीला मोज़ोइक डिसीज होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो वह जड़ों के माध्यम से संक्रमण होता है वायरस का। ठीक है, रूट के माध्यम से संक्रमण होता है। इसके बाद देखते हैं बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, तो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ करके एवं वाटर के द्वारा तैर करके, पानी में ये तैर करके, फ्री फ्लोटिंग कर करके ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला जाता है, और दूसरे प्लांट को भी ये क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वीड्स के द्वारा, खरपतवारों के द्वारा भी जो है इनका संचरण वो होता है। ठीक है, तो बहुत से खरपतवार भी विषाणुओं के वाहक होते हैं, जो कि स्वस्थ पौधे के संपर्क में आने पर उन्हें क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। अब देखते हैं नीमेटोड्स के द्वारा। ठीक है, नीमेटोड्स के द्वारा, ये देखते हैं नीमेटोड्स के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो कुछ जो नीमेटोड्स होते हैं, है ना, भी विषाणुओं के संक्रमण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी के पौधे पर विषाणु का संचरण जिम्फीनेमा नामक विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जिम्फीनेमा नामक विषाणुओं के द्वारा इसका जो संचरण है वो होता है। अब देखते हैं यांत्रिक विधियों के द्वारा। ठीक है, यांत्रिक विधियों के द्वारा किस प्रकार से, मैकेनिकल मेथड से, बाई मैकेनिकल मेथड से इसके द्वारा किस प्रकार से वायरस का संक्रमण होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो खेतों की जुताई, सिंचाई, निराई आदि में प्रयुक्त उपकरणों के द्वारा भी विषाणुओं का जो संचरण है वो होता है। जब हम खेतों की जुताई करते हैं, निराई करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं, तो इनमें जो प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण है, यदि वो भी क्या करते हैं कि वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद 10वां नंबर है बाई स्मोकिंग। स्मोकिंग के द्वारा, है ना, बीड़ी एवं सिगरेट में तंबाकू का उपयोग किया जाता है, अतः इनके टुकड़े से भी विषाणुओं का जो संचरण है वो हो सकता है। क्योंकि अगर जो विषाणु है वो यदि तंबाकू में पाया जा रहा है, जैसे टोबैको मोज़ेक डिसीज से ग्रसित था, और उसका विभिन्न जो धूम्रपान करने के लिए उपयोगी जो पदार्थ हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है, तो धूम्रपान के द्वारा भी जो विषाणुओं का जो संचरण है वो हो सकता है। अब देखते हैं सिम्टम ऑफ वायरल डिसीज। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज, तो इसमें देखते हैं विषाणु, विषाणु रोगों के लक्षण। ठीक है, विषाणु रोगों के लक्षण, जब विषाणु का संक्रमण होता है तो किस प्रकार से जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसमें है एक्सटर्नल सिम्टम। फर्स्ट नंबर है इसमें एक्सटर्नल सिम्टम। एक्सटर्नल सिम्टम्स में
फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर है वेन क्लियरिंग। ठीक है, वेन क्लियरिंग मतलब कोई भी जो पौधा है जब उसके जो वेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक मिड रिब होता है, एक मिड रिब होता है, ठीक है, मिड रिब, ये मिड रिब हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मिड रिब से बहुत सारे वेन्स निकले हुए हैं, मिड रिब से बहुत सारे इस प्रकार से ये वेन्स जो हैं वो निकले हुए हैं, ठीक है। अब इस वेन से क्या निकले हुए हैं, वेनलेट्स निकले हुए हैं, ठीक है, वेन से क्या निकले हुए हैं, बहुत सारी हमको वेनलेट्स निकले हुए हैं। चूंकि ये सामान्य पौधे में हमको इस प्रकार से जो वेन्स है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी वायरस का आक्रमण होता है तो ये वायरल डिसीज का एक प्रकार का हमको सिम्टम देखने को मिलता है, जिसको वेन क्लियरिंग कहते हैं। इसमें जो वेन्स होते हैं, जो सिराएं होती है, ये हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है या ये क्लियर हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है वेन क्लियरिंग, ठीक है। इसको हिंदी में सिरा उद्भासन कहा जाता है, ठीक है। ये जो सिरा होता है ये पीले रंग का या सफ़ेद रंग का हो जाता है, जो कि हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इसे वेन क्लियरिंग कहते हैं। सेकेंड नंबर इसमें देखते हैं, बी नंबर है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस को कहा जाता है हरिमहीनता। जब किसी प्लांट में वायरस का आक्रमण होता है तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो कौन से रंग की होती है, हरे रंग की होती है। लेकिन जब पौधे की पत्तियां पीले रंग की हमको दिखाई देने लगती है ना, पीले रंग की दिखाई देने लगती है, या फिर उसमें क्या कहेंगे, उसमें हरेपन की कमी हो जाती है, तब इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोसिस कहा जाता है, क्लोरोसिस, या फिर इसको हरिमहीनता कहते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण हमको वायरल डिजीज में देखने को मिलता है। इसके बाद सी नंबर है नेक्रोसिस के बारे में बात करते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है, जब अचानक से पौधे का कोई भी भाग में सड़न उत्पन्न होने लगता है, पौधे के किसी भी भाग में सड़न उत्पन्न होने लगता है, तो इसे वो कोई क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है। तो ये भी वायरल जो डिसीज होते हैं इसका एक क्या होता है, सिम्टम होता है। वायरल डिसीज में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें जब वायरस का संक्रमण होता है तो पौधे की जो पत्तियों में या पौधे के अन्य भाग में सड़न उत्पन्न हो जाता है, जिसको नेक्रोसिस कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद डी नंबर है आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स, ठीक है, आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स। तो ये हमको पत्तियां और तनों में देखने को नहीं मिलता है, यह पौधे के जड़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स क्या होते हैं, तो पौधे के जो जड़ें होती है, पौधे की जो जड़ें होती है, इनमें है ना ये ट्यूमर का निर्माण करते हैं, आउटग्रोथ या फिर ट्यूमर का निर्माण करते हैं। जैसे ये पौधे की जड़ है, इसमें हमको बहुत सारे इस प्रकार से ट्यूमर जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे आउटग्रोथ और ट्यूमर्स दिखाई देते हैं, जो भी क्या होते हैं, एक वायरल डिसीज के लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं आगे, ई नंबर है स्टंटिंग एंड डिफोलिएशन, मतलब पत्तियों का गिरना और पत्तियों का छोटा रह जाना, ठीक है। स्टंटिंग मतलब क्या हो जाएगा कि पत्तियों का छोटा हो जाना, पत्तियों का बौनापन, तथा डिफोलिएशन का मतलब होता है क्या, पत्तियों का गिरना, ठीक है। तो जब वायरल संक्रमण होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती है, और है ना पौधे की पत्तियों के छोटे रहने के साथ साथ पत्तियों में क्या होने लगता है, डिफोलिएशन होने लगते हैं, पत्तियां जो है वो गिरने लगती है, तो इसको स्टंटिंग एंड डिफोलिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के जो वायरल डिसीज है इसका लक्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कलर ब्रेक, ठीक है। तो कलर ब्रेक में क्या होता है कि सामान्य किसी पौधे का कोई जो भाग होता है, जैसे फल हो गए, है ना, या भूमिगत भाग हो गया, ठीक है, तो वो उसमें क्या होने लगता है, कलर ब्रेक डिसीज जो है वो उत्पन्न होने लगता है, कलर ब्रेक आने लगता है, ठीक है। तो कुछ विषाणु रोगों में पौधों के पुष्प के दलों एवं फलों में रंगहीन धब्बे जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, रंगहीन धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कलर ब्रेक कहते हैं, ठीक है। धब्बे या फिर लकीर उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो उदाहरण है इसका टर्निप का सफेद या पीला स्ट्रिक डिसेस, टर्निप का सफेद या पीला स्ट्रिक डिसेस इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसमें आंतरिक लक्षण, इंटरनल सिम्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिम्टम इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो कभी कभी विषाणु के संक्रमण के कारण पादप कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर, जैसे ये एक कोशिका है तो इसमें क्या होगा, एक विशेष प्रकार की संरचनाओं का क्या होगा, इसके अंदर निर्माण हो जाएगा,
ठीक है, इसके अंदर निर्माण हो जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, आंतरिक लक्षण कहते हैं। मतलब अंदर की ओर हमको क्या दिखाई देता है, ये आंतरिक लक्षण कहलाता है। जैसे कि ये एक कोशिका हो गया, तो इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं तंबाकू के मोज़ेक डिशेस जो होता है, तंबाकू का जो मोज़ेक डिशेस होता है या पोटैटो का जो मोज़ेक डिशेस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, रोग रोग में कोशिकाओं के अंदर सूच्याकार क्रिस्टल यानी कि निडिल शेप्ड क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से निडिल शेप्ड क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है ना। तो ये एक प्रकार, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, एक्स बॉडी, इसी को क्या कहते हैं, एक्स बॉडी का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, आंतरिक लक्षण है वायरल डिसीज के। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर है प्रकार्यात्मक लक्षण या फिर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, है ना, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो ये हमको किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो वायरसेस के संक्रमण के कारण पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की दर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। विषाणुओं के संक्रमण के कारण, है ना, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं ये, है ना, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मतलब ये संश्लेषण करते हैं ताकि वो कैप्सिड का निर्माण कर सकें, ठीक है। तो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की उपापचयिक प्रक्रियाएं जो होती है वो अत्यधिक क्या हो जाती है, प्रभावित होती है, ठीक है। उपापचयिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। इसके कारण कोशिकाओं की पारगम्यता, कोशिकाओं की जो पारगम्यता परमिएबिलिटी है तथा एंजाइम क्रियाएं, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो सभी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हमको फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सिम्टम्स, डिसीज वायरल डिसीज सिम्टम। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। तो इसमें जो वायरस होते हैं वो कभी कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और कभी कभी ये हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं यूजफुल एस्पेक्ट्स, यानी कि लाभदायक पक्ष के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आणविक जीव विज्ञान के अध्ययन में, ठीक है। आणविक जीव विज्ञान के अध्ययन में क्या है, उपयोगी होता है, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये क्या होते हैं, ये अच्छे ठीक होते हैं, ठीक है। तो आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि डीएनए द्विगुणन, यानी कि डीएनए जो रिप्लिकेशन है ना, ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए प्रोसेसिंग है ना, ट्रांसलेशन है, प्रोटीन का कोशिका के अंदर आवागमन एवं शरीर के प्रतिरक्षा विज्ञान में विश्व में अनेक प्रयोगशालाओं में जो है विषाणु का बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है वायरोथेरेपी, यह रोग उपचार की एक आधुनिक विधि है, वायरोथेरेपी जिसको कहा जाता है। तो वायरोथेरेपी हम लोग किसको कहते हैं, ये रोग उपचार की आधुनिक विधि है, रोग उपचार की ये आधुनिक विधि है। ठीक है, ये रोग उपचार का क्या है, आधुनिक विधि है, जिसको क्या कहा जाता है, वायरोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें विभिन्न मानव रोगों के उपचार में विषाणुओं का प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। विषाणु जो मतलब बहुत सारे जो रोग होते हैं इसमें रोग को समाप्त करने के लिए वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वायरसेस का जो है वो उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद है एंटीबायोटिक्स के विकल्प के रूप में, एंटीबायोटिक्स, है ना, एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो रोग कारक जीवाणुओं में विभिन्न एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी जो क्षमता है ना, रेसिस्टेंट जो पावर है का विकास समय के अनुसार होता रहता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में विषाणु यानी कि रोग कारक का भक्षण करने वाले विषाणुओं का, है ना, आने वाले समय में जीवाणु जो रोग कारक होंगे, जीवाणुओं को रोकने के लिए, है ना, भक्षण करने वाले विषाणुओं का उपयोग किया जा सकता है, जीवाणुओं का भक्षण करने वाले विषाणुओं का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटीन निर्माण में, ठीक है, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन के उत्पादन में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन में भी इसका जो उपयोग है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है और बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, हाँ ये यहीं तक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं रोगों के उपचार के लिए, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैसे, तो बैक्टीरियोफेज का उपयोग रोगजनक जीवाणु यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, है ना, आदि की उपचार के लिए विषाणुओं का भक्षण करने वाले यानी कि बैक्टीरियोफेजेस का उपयोग करके, है ना, हम इस प्रकार के जो
बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जनित जो रोग हैं उनका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है दूषित जल के उपचार में, ठीक है। तो चूंकि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, है ना, ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, और जो दूषित जो जल होते हैं या दूषित जो जल होते हैं उसमें प्रायः क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि लास्ट में जो वहाँ पर जो सड़ाने का कार्य करते हैं, वहाँ पर जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल के जो भाग होते हैं उनको ये सड़ाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो जल से है वो दुर्गंध आने लगता है, ठीक है। तो इस इन बैक्टीरिया को अगर नष्ट कर दिया जाए तो, है ना, इन बैक्टीरिया को अगर नष्ट कर दिया जाता है तो फिर जो जल होता है वो उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो बैक्टीरियोफेग का उपयोग करके बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है, और जल के शोधन में, यानी कि इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, है ना, इसके उपचार में क्या किया जा सकता है, सहायता किया जा सकता है। अब देखते हैं हानिकारक पक्ष, देखते हैं वायरसेस का हानिकारक पक्ष, हार्मफुल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर है पैथोजेनिक वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं और काफ़ी गंभीर समस्याएं ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रोगकारक प्रकृति के होते हैं, ये पौधों में और जंतुओं में भी ये काफ़ी, है ना, गंभीर जो रोग हैं उसको उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी ये लिया जाए तो अभी कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। तो कोरोना जो कोविड-19 है, कोरोना जो वायरस है ये भी एक बहुत ही खतरनाक जो रोग है वो उत्पन्न करता है, जिसका नाम क्या है, कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 डिसीज काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये इसका हानिकारक पक्ष है। इसमें फर्स्ट नंबर देखते हैं रोगकारक विषाणुओं में, ह्यूमन डिसीज। तो ये मनुष्यों में भी जो डिसीज है उसको कॉज कर सकता है। जैसे मनुष्य में कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया, रूबेला हो गया, है ना, पोलियोमाइसिटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हर्पीस, है ना, डेंगू और रेबीज आदि जो डिसीज है ना, ये वायरसेस के द्वारा मनुष्यों में किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें सेकंड नंबर देते हैं एनिमल डिसीज, ठीक है। तो एनिमल डिसीज में कौन कौन से डिसीज होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि पशुओं में, पालतू पशुओं में होता है, रेबीज कुत्तों में होता है, और पॉक्स जो होता है वो गायों में, आदि जंतुओं में क्या करता है, ये विषाणु जनित डिसीज होते हैं। पॉक्स गाय में आदि, ये जंतु की क्या है, विषाणु जनित रोग होते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं प्लांट डिसेस। तो ये प्लांट में भी डिसेस कॉज करके प्लांट्स को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण, ठीक है, प्लांट्स में भी ये बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण जो उत्पादन क्षमता है, जो यील्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे प्लांट्स में देखते हैं तंबाकू का मोज़ोइक डिसेस हो गया, पोटैटो मोज़ोइक डिसेस हो गया, टमाटर का मोज़ोइक डिसेस हो गया, जिसे टोमेटो मोज़ोइक कहते हैं, ठीक है। टमाटर का पीत पर्ण मुड़न जो डिसेस है ना, कुकुम्बर मोज़ोइक आदि जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले क्या है, रोग हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कठिन, सेकंड नंबर है हानिकारक पक्ष में कठिन रोग निवारण, यानी कि डिफिकल्ट डिसीज कंट्रोल। मतलब विषाणु जनित अगर रोग किसी प्लांट में या फिर एनिमल में हो चुका है तो फिर उसको कंट्रोल करने में क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए तुरंत ही जो दवाइयाँ हैं उसका जो बना दवाई जो बनते हैं वो जल्दी नहीं बना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोशिकीय संगठन के नहीं होने के कारण रोग पैदा करने वाले विषाणुओं पर एंटीबायोटिक्स तथा अन्य रसायनों का प्रभाव जो होता है वो नहीं होता है। अतः विषाणुजनक जो रोग होते हैं उसका जो निदान भी है वो क्या होता है, काफी कठिन होता है। भविष्य में खतरा, थर्ड नंबर है भविष्य में खतरा, डेंजरस इन फ्यूचर, ठीक है। इसमें देखते हैं विषाणुओं में उत्परिवर्तन की दर अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। विषाणुओं में उत्परिवर्तन की दर यानी कि म्यूटेशन की दर जो होते हैं वो बहुत ही क्या होता है, अधिक ही तीव्र गति से होता है। म्यूटेशन बहुत तीव्र गति से होता है, जिसके कारण नए नए स्ट्रेंड्स जो हैं वो बनने लगते हैं, ठीक है। तो किसी अगर वायरस के लिए निदान के लिए अगर वैक्सीन की खोज की जा चुकी है तो उसके म्यूटेशन के पश्चात वह जो वैक्सीन है या जो दवाई है वो कार्य में नहीं आता है, जिसके कारण पुनः फिर से क्या करना पड़ता है, वैक्सीन की खोज करनी पड़ती है, ठीक है। जैविक युद्ध के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ नंबर है जैविक युद्ध, यानी कि बायोलॉजिकल वार, है ना। कई मौके ऐसे आते हैं जब विश्व के विभिन्न देश के बीच में क्या हो जाता है, आपसी तनाव भिन्न भिन्न कारणों से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक देश के द्वारा दूसरे देश पर रोगजनक विषाणुओं से, है ना, हवा जल तथा अन्य माध्यम से हमला करने का क्या बना रहता है, डर बना रहता है ना। ऐसा माना जाता है कि कई देशों के पास अभी भी जैविक बम जो है वो क्या हो
है, मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना हमने देखा विषाणुओं का संचरण किस प्रकार से संचरित होता है, जैसे कीटों के द्वारा, बीजों के द्वारा, संपर्क के द्वारा, परागकणों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, वायु के द्वारा, खरपतवारों के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, यांत्रिक विधियों के द्वारा और धूम्रपान के द्वारा जो है विषाणु का संचरण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा कि विषाणु रोगों के लक्षण क्या क्या हैं, जिसमें बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण और प्रकार्यात्मक लक्षणों को हमने देखा था। बाह्य लक्षण में हमने देखा था सीरा उद्भासन, जिसको वैन क्लियरिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर हमने देखा क्लोरोसिस, जिसको हरिमहीनता कहते हैं। इसके बाद देखा था नेक्रोसिस, जिसको सड़न कहते हैं। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर एवं ट्यूमर्स का फॉर्मेशन, निर्माण, ठीक है, जिसको आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स फॉर्मेशन कहा जाता है। इसके बाद है बौनापन एवं पत्तियों का गिरना, जिसको स्टंटिंग एंड डिफोलिएशन कहा जाता है। इसके बाद है कलर ब्रेक। ठीक है, कलर ब्रेक जिसमें क्या होता है कि फलों में और दलों में, ठीक है, दल में और फल में क्या होने लगता है, सफेद या पीले रंग का धारी या फिर स्पॉट बनने लगता है। इसके बाद इंटरनल सिम्टम्स देखे थे। इंटरनल सिम्टम्स में क्या होता था कि ये कोशिका के अंदर में सूच्याकार सुई के समान क्रिस्टल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद प्रकारात्मक लक्षणों में देखा था कि वायरल का जैसा संक्रमण होता है तो वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की दर में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार मतलब होस्ट सेल में पाए जाने वाले जो फिजियोलॉजी है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद हमने देखा विषाणुओं का आर्थिक महत्व, जो कि लाभदायक और हानिकारक दोनों ही होता है। लाभदायक में हमने देखा था आणविक जीव विज्ञान के अध्ययन में, वायरोथेरेपी में, एंटीबायोटिक्स के विकल्प के रूप में, प्रोटीन के उत्पादन में, नैनो टेक्नोलॉजी में और जैविक नियंत्रण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ रोग के उपचार में और प्रदूषित जल के उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हानिकारक इसका पक्ष यह भी है कि ये रोगकारक जो विषाणु होते हैं इसका, है ना, ये रोग उत्पन्न करते हैं, चाहे मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं और पादपों में भी ये क्या उत्पन्न करते हैं, डिसेस कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से कठिन रोग निवारण मतलब वायरस के द्वारा होने वाला जो डिसेस होते हैं उनके रोग के निवारण में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भविष्य में काफ़ी खतरा है, क्योंकि एक देश जो है दूसरे देश पर एक जैविक हथियार के रूप में वायरसेस का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है।